हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। पिछले लेक्चर में हमने एक कंसेप्ट समझा था कि सॉलिड्स का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा फॉर अ गिवन सॉइल। अगर आपके पास एक गिवन सॉइल है तो आप उस सॉइल के साथ कुछ भी कर दें, सॉलिड्स का वॉल्यूम उस सॉइल के अंदर में चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव किया था। उस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है, उस यूज को देखेंगे जरा यहां पर कुछ क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। अनकॉम्पैक्टेड हीप ऑफ सॉइल, हीप मतलब मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। अनकॉम्पैक्टेड हीप ऑफ सॉइल हैज अ वॉल्यूम ऑफ 10,000 मीटर क्यूब एंड अ वॉइड रेशियो ऑफ 1. If this soil is compacted to a volume of 7,500 meter cube, then the corresponding void ratio of the compacted soil is. मतलब कहानी कुछ ये है कि मेरे पास ये सपोज करिए एक हीप ऑफ सॉइल था। ये सॉइल है मेरे पास, ठीक है। ऐसा मिट्टी का ढेर कहीं पर लगा हुआ था। इस हीप ऑफ द सॉइल का वॉल्यूम मुझे दे रखा है 10,000 मीटर क्यूब और वॉइड रेशियो है 1 के बराबर। इस सॉइल को मैंने कॉम्पैक्ट कर दिया और इसका वॉल्यूम रिड्यूस करके कर दिया 7,500 मीटर क्यूब का। कॉम्पैक्ट कर दिया तो बनी बात है ये सैंपल कुछ ऐसा दिखने लगेगा। कॉम्पैक्ट कर दिया है तो बनी बात है इसका वॉल्यूम मैंने रिड्यूस कर दिया है और इसका वॉल्यूम हो गया है 7,500 मीटर क्यूब का। मुझे बताना है कि इसका वॉइड रेशियो कितना हो गया। मैंने आपसे कहा था कि सॉइल के साथ कुछ भी कर दो, सॉइल का सब कुछ चेंज होगा सिवाय एक चीज के, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एंड वेट ऑफ द सॉलिड्स। तो सॉइल का ओवरऑल वॉल्यूम नो डाउट यहां पर चेंज हो रहा है, 10,000 से 7,500 तक जा रहा है। लेकिन इस सॉइल में जो सॉलिड्स का वॉल्यूम रहा होगा और इस सॉइल में जो सॉलिड्स का वॉल्यूम रहा होगा वो बराबर होगा। ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल चेंज हो सकता है लेकिन सॉलिड्स का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। और सॉलिड्स का वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मैं सीधा एप्लीकेशन लगा सकता हूं, और एप्लीकेशन है सिंपल सी बात, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स फॉर फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स फॉर द सेकंड कंडीशन। और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स होता है टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। मेरे पास जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है दैट इज 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो था उस समय का 1 इज इक्वल टू, फिर मैंने सॉइल का वॉल्यूम कर दिया है 7,500 का, इसका वॉइड रेशियो मुझे कैलकुलेट करना है। तो 1 प्लस E2 जरा देखिएगा, ये बन जाएगा 7,500 इंटू 2 दैट इज 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000। क्या किया मैंने? देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व करेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे ना आप, कई सारे सिंप्लीफिकेशन, कई सारी चीजें आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी ना आपकी, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, इस 1 प्लस E2 को इस साइड ले गया, 1 प्लस 1 2 बन के इस साइड जाके 7,500 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15,000 हो गया, और ये 1000 उठ के यहां नीचे आ जाएगा तो 10,000 हो गया। तो 15,000 अपॉन 10,000 कितना हो जाएगा, दैट इज 1.5। तो 1 प्लस E2 इट इज इक्वल टू 1.5, तो E2 आ गया मेरे पास 0.5। दिस इज माय आंसर। ये हो जाएगा मेरा आंसर। सीधी सी बात, कुछ भी नहीं करना था, बस मैंने मेरा सिंपल सा जो लॉजिक था कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एट एवरी कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, बस वो सिंपल सा अप्लाई किया, वैल्यूज डाली, आंसर निकल गया। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके को, इसी कंसेप्ट को थोड़े से और अच्छे न्यूमेरिकल्स में भी हम लोग यूज करेंगे। जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। A sample of 500 gram dry sand when poured in a 2-liter capacity cylinder which is partially filled with water displaces 188 centimeter cube of water. 2 लीटर का एक सिलेंडर था जिसमें पानी थोड़ा बहुत भरा हुआ था।
जब मैंने उसमें 500 ग्राम की सैंड डाली तो उस 500 ग्राम की सैंड ने 188 सेंटीमीटर क्यूब का पानी रिप्लेस कर दिया। हमने पढ़ा था, हमने बॉयंसी का कंसेप्ट जब जाना, हमने जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ा तो हमने ये चीज जानी थी कि जितने वॉल्यूम की बॉडी पानी के अंदर में जाती है उतने वॉल्यूम का पानी बाहर निकलता है। तो कितने वॉल्यूम का पानी बाहर निकल रहा है? 188 सेंटीमीटर क्यूब का। मतलब जो बॉडी डाली गई थी इस पानी में उसका वॉल्यूम भी 188 सेंटीमीटर क्यूब होगा। सीधी सी बात है। तो मेरे पास वेट ऑफ द सॉइल दे रखा है, वेट ऑफ द सॉइल है मेरे पास 500 ग्राम्स का, और वेट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल हो जाएगा 188 सेंटीमीटर क्यूब का। सॉइल कैसी है? जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। ड्राई सैंड है, इसका मतलब ये जो वेट होगा ये वेट ऑफ द सॉलिड्स ही होगा। ड्राई सैंड है ना, ड्राई सैंड है, ड्राई सॉइल का वेट तो वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर ही होता है। तो सॉलिड्स का वेट है मेरे पास 500 ग्राम और वॉल्यूम है 188 सेंटीमीटर क्यूब का। इस फील्ड डिस्प्लेसेस द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंड इज। आपको सैंड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी है कि व्हाट विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सैंड। जरा देखिएगा, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू के बराबर होगी? गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू के बराबर ही तो होगी। प्रैक्टिकल सी बात है। तो यही फॉर्मूला तो पढ़ा था हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी का। अगर 500 ग्राम सैंड का वेट है और वो सैंड 188 सेंटीमीटर क्यूब के पानी को रिप्लेस कर रही है तो सैंड का वॉल्यूम भी तो 188 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो गामा एस होगा दैट विल बी 500 अपॉन 188 वेट अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड्स ही तो है, सॉलिड्स का वेट और 188 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो भी सॉलिड्स का वॉल्यूम होगा। तो 500 डिवाइडेड बाय 188 दैट इज 2.659 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। गामा डब्ल्यू मुझे पता होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, so it will be 2.659 divided by gamma w1, so g is equal to 2.659, that can be written as 2.66. The answer for this question will be 2.66. The specific gravity will be equal to 2.66 के बराबर। Is it clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके का है और क्या क्वेश्चन है आपका। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब बरोपिट मतलब गड्ढा has a dry density of 17 kilonewton per meter cube. How many meter cube of this soil will be required to construct an embankment of 100 meter cube volume with a dry density of 16 kilonewton per meter cube? जरा देखिएगा, ये मेरे पास एक पिट था, इस पिट से मैंने ये एम्बैंकमेंट बनाया, ऐसे कुछ बोल रहा है। अब बरोपिट मतलब गड्ढा हैज अ ड्राई डेंसिटी, इसकी ड्राई डेंसिटी मुझे दे रखी है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और यहां पे जो एम्बैंकमेंट बन के तैयार हो रहा है इसकी ड्राई डेंसिटी दे रखी है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये जो एम्बैंकमेंट बना है इसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है 100 मीटर क्यूब का। मुझे पूछ रहा है इस पिट का वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस पिट। ऐसी कुछ क्वेश्चन है कि भाई इस गड्ढे से मैं कितनी मिट्टी निकालूं ताकि 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट कर पाऊं। शर्त यह है कि इस पिट में जो सॉइल थी उसका ड्राई यूनिट वेट 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का दे रखा है
और जो एम्बैंकमेंट तैयार हो रहा है उसका ड्राई यूनिट वेट 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का दे रखा है। बनी बात है, जो मिट्टी यहां से गई वही मिट्टी यहां पर पहुंची है, सॉलिड्स का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसी कंसेप्ट को पकड़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एट द पिट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एट द एम्बैंकमेंट। और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स मुझे पता है, दैट इज द टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस void ratio is equal to total volume upon 1 plus void ratio। V embankment, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट मुझे दे रखा है 100 के बराबर। V ऑफ द पिट मुझसे पूछा गया है, लेकिन void ratio ऑफ द पिट और void ratio ऑफ द एम्बैंकमेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। I don't have the value of void ratio of the pit और ना ही मेरे पास void ratio of the embankment की वैल्यू है। तो ये वैल्यूज कैसे निकाले जाए भाई? हाउ टू कैलकुलेट ई पिट एंड ई एम्बैंकमेंट? इसके लिए गामा डी दे रखा है ना मुझे, गामा डी तो दे रखा है। जरा देखिएगा गामा डी का क्या फॉर्मूला होता है, इन जनरल पूछ रहा हूं। तो गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। तो जरा देखिएगा, अगर मैं गामा डी पिट की बात कर रहा हूं तो ये जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई पिट बन जाएगा। और अगर, या देखिए यहीं से एक काम कर लें पहले अपन, यहां से जरा देखिएगा, यहां से मैं काम कर रहा हूं 1 अपॉन 1 प्लस ई पिट को, जरा देखिएगा गामा डी पिट अपॉन जी गामा डब्ल्यू लिख सकता हूं। कुछ कारण से ऐसा कर रहा हूं, बताऊंगा क्यों। भाई गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है, हमको पता है। मैंने क्या किया, अगर गामा डी पिट का है तो वॉइड रेशियो भी पिट का यूज करूंगा इस फॉर्मूले में। तो मैंने 1 अपॉन 1 प्लस ई पिट को लिख दिया गामा डी पिट अपॉन जी गामा डब्ल्यू। ठीक इसी प्रकार मैं एम्बैंकमेंट के लिए भी यही काम कर सकता हूं। एम्बैंकमेंट के लिए भी तो यही काम किया जा सकता है। कैसे? गामा डी ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस void ratio of the embankment। तो 1 upon 1 plus void ratio of the embankment is equal to g gamma w upon gamma d of the embankment। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं ये जो फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं v pit upon 1 plus e pit is equal to V embankment upon 1 plus E embankment। V pit मुझे कैलकुलेट करना था और V pit upon 1 plus E pit है, तो 1 upon 1 plus E pit को मैं गामा डी पिट अपॉन जी गामा डब्ल्यू लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा गामा डी पिट अपॉन जी गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू volume of the embankment into gamma d of the embankment upon g gamma w। g gamma w से g gamma w कैंसल, v pit into gamma d pit is equal to V embankment into gamma D embankment। V pit मुझे कैलकुलेट करना है, गामा डी पिट मुझे 17 के बराबर दे रखा है, V embankment मुझे 100 के बराबर दे रखा है,
गामा डी एम्बैंकमेंट 16 के बराबर दे रखा है। So from here I will be able to calculate the value of V pit that will be equal to 100 into 16 divided by 17। तो जरा देखिएगा, V pit आ जाएगा मेरे पास 100 into 16 divided by 17, तो it will be equal to 1600 divided by 17, that is 94.11। This will be our answer। तो इतने वॉल्यूम की मिट्टी मुझे पिट में से एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी टू कंस्ट्रक्ट अ एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम। 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम के एम्बैंकमेंट को बनाने के लिए मुझे 94.11 मीटर क्यूब की वॉल्यूम की सॉइल पिट में से निकालनी पड़ेगी। तो एक फॉर्मूला आप ये भी याद कर रख सकते हो अगर चाहो तो। एक फॉर्मूला तो आपके पास आ गया, वी पिट अपॉन 1 प्लस ई पिट इज इक्वल टू वी एम्बैंकमेंट अपॉन 1 प्लस ई एम्बैंकमेंट। एक फॉर्मूला ये याद रखिए। दूसरा फॉर्मूला याद रखिए, वी पिट इंटू गामा डी पिट इज इक्वल टू वी एम्बैंकमेंट इंटू गामा डी एम्बैंकमेंट। कि अगर भाई सीधे गामा डी आपको दे दिया जा रहा है तो आप आंख मूंद के ये फॉर्मूला यूज कर लो जैसा अभी था। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करके भी बता दिया दूसरा वाला, और इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना वो भी बता दिया। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला याद रखें और ये भी फॉर्मूला याद रखें कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली वॉइड रेशियो दिया जा रहा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना, क्वेश्चन में वॉइड रेशियो की जगह पे गामा डी दिया जा रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। भाई अल्टीमेटली काम तो वही है, ये दोनों चीजें सेम है, बस मैं क्या कर रहा हूं 1 अपॉन 1 प्लस ई पिट की जगह पे गामा डी पिट लिख दे रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में से फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से पढ़िएगा। एन अर्थ एम्बैंकमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ कॉम्पैक्टेड कोहेजनलेस सॉइल। द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इज 5000 मीटर क्यूब and the target dry unit weight is 16.2 kilonewton per meter cube। अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं फिर इसको समझाता हूं क्या है। 3 nearby sites have been identified from where the required soil can be transported to the construction site। The void ratio of different sites are shown in the figure। Assuming the specific gravity of the soil to be 2.7 for all the 3 sites, if the cost of transportation per kilometer is twice the cost of excavation per meter cube of the burrow pit, which side would you choose as the most economical solution? Use unit weight of water as 10 kilonewton per meter cube। क्या है क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। ये मैंने क्या करना है, ये मेरे पास बीच में आप जो देख रहे हो दिस इज द कंस्ट्रक्शन साइट, जिसको मैं पिंक से मार्क कर दे रहा हूं। ये मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है, मुझे यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना था। कंस्ट्रक्शन किसका करना है? एक एम्बैंकमेंट बनाना है 5000 मीटर क्यूब वॉल्यूम का और जिसका ड्राई यूनिट वेट 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का है। यहां का 5000 मीटर क्यूब वॉल्यूम का है और इसका गामा डी है 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। ये कंस्ट्रक्शन जो मुझे करना है, इस कंस्ट्रक्शन के लिए मिट्टी लाने के मेरे पास 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, साइट एक्स, साइट वाई और साइट जेड। इन 3 जगह में से मैं मिट्टी ला सकता हूं इस कंस्ट्रक्शन साइट पर। जो साइट एक्स है जहां से मैं मिट्टी लाने की ऑप्शन है मेरे पास, ये साइट एक्स इस कंस्ट्रक्शन साइट से 140 किलोमीटर की दूरी पर है और साइट एक्स पर जो मिट्टी है उसका वॉइड रेशियो 0.6 के बराबर का है। साइट वाई मेरी कंस्ट्रक्शन साइट से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और जो वॉइड रेशियो है वो 0.7 का है। जो साइट जेड है वो मेरी कंस्ट्रक्शन साइट से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और जो वॉइड रेशियो है साइट जेड का वो 0.64 के बराबर का है। और वो ये कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन से 2 गुना है। पर मीटर क्यूब मिट्टी को एक्सकवेट करने की जो कॉस्ट लग रही है उससे दुगनी कॉस्ट
1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने में लगनी है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी साइट से मिट्टी लाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल रहेगा। विच ऑफ द साइट विल प्रूव टू बी मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर दिस कंस्ट्रक्शन साइट। किस साइट से, एक्स से, वाई से या जेड से मिट्टी लाना मेरे लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। हम एक काम करते हैं, हम एक एक साइट को कंसिडर करके चलते हैं। सबसे पहले मैं साइट एक्स के बारे में बात करता हूं, जो कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट से 140 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। जरा देखिएगा कैसे क्या ये क्वेश्चन होगा। अभी मैं सिर्फ एक एक साइट की बात कर रहा हूं। ये मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है और इस कंस्ट्रक्शन साइट से मिट्टी में ला रहा हूं साइट एक्स से, विच इज 140 किलोमीटर, और यहां का जो वॉइड रेशियो है वो 0.6 का है। वॉइड रेशियो इज 0.6 का। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है, यहां पर मुझे जो वॉल्यूम चाहिए वो 5000 मीटर क्यूब का है, और यहां पे जो गामा डी चाहिए वो 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब की है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे सवाल में दे रखा है, दैट इज 2.7 का फॉर ऑल दी साइट्स। तो साइट एक्स से इस कंस्ट्रक्शन साइट तक मिट्टी लाने के लिए मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा, जरा निकालते हैं। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जरा इस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार। जो कंस्ट्रक्शन साइट है मेरे पास, इस कंस्ट्रक्शन साइट का गामा डी मुझे दे रखा है 16.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है वो दे रखा है 2.7 का। तो क्या मैं कंस्ट्रक्शन साइट का वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर पाऊंगा? साइट एक्स का वॉइड रेशियो तो मेरे को 0.6 का दे रखा है। क्या मैं इस कंस्ट्रक्शन साइट का वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं अगर मेरे पास गामा डी और जी की वैल्यू है? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है। गामा डी इज इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तो गामा डी की जगह पे रखूंगा 16.2, जी की वैल्यू 2.7, गामा डब्ल्यू क्वेश्चन में बोल रखा है कि 10 अज्यूम कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। तो यहां से मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 27 डिवाइडेड बाय 16.2 माइनस 1, दैट इज 2/3। 2/3 मतलब 0.67। ये एक बारगी का काम था, वो हमने करके रख लिया कि इस कंस्ट्रक्शन साइट का वॉइड रेशियो 0.6 के बराबर का है। द वॉइड रेशियो ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन साइट इज इक्वल टू 0.6। चलिए अब इस कंस्ट्रक्शन साइट पे मैं मिट्टी लाता हूं साइट एक्स से, क्या होगा जरा देखिएगा। साइट एक्स से मैं मिट्टी ला रहा हूं, ये साइट एक्स है, और इस साइट एक्स से मैं मिट्टी ला रहा हूं मेरी इस कंस्ट्रक्शन साइट पर, जो कि इस साइट से 140 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइट्स आर 140 किलोमीटर। ये साइट एक्स है, हैविंग अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.6। ये मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है जिसका वॉइड रेशियो मैंने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.67। कुछ भी हो जाए भैया, सॉलिड्स का वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एट साइट एक्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एट साइट एक्स will be equal to volume of the solids at the construction site. Volume of the solids at site x को मैं total volume of site x divided by 1 plus void ratio of site x is equal to total volume at the construction divided by 1 plus void ratio at the construction site लिख सकता हूं। मुझे Vx चाहिए है, नहीं पता मुझे। 1 plus void ratio at site x is 0.6 इज इक्वल टू कंस्ट्रक्शन साइट मुझे बनानी है 5000 मीटर क्यूब की, डिवाइडेड बाय यहां का वॉइड रेशियो आया है मेरे पास 0.67 का। तो ये मेरे पास Vx की वैल्यू आ जाएगी 5000 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 1.67, तो इट इज 4790.42।
4790.42 मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम की सॉइल मुझे साइट एक्स से लानी पड़ेगी इस कंस्ट्रक्शन साइट पर। मान लीजिए 1 मीटर क्यूब के एक्सकवेशन की कॉस्ट पी है, मान लीजिए, तो 4790.42 मीटर क्यूब के एक्सकवेशन की कॉस्ट पता कर सकता हूं मैं। जरा देखिएगा, क्या कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब एक्सकवेशन, लेट अस से दैट इज पी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन कितना हो जाएगा? कितना एक्सकवेशन किया है मैंने? 4790.42, 4790.42 पी। और बोल रहा है 1 मीटर क्यूब के जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है उससे दुगनी कॉस्ट 1 किलोमीटर के ट्रांसपोर्टेशन की है। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कितना है? टोटल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है 140 किलोमीटर का। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 किलोमीटर के लिए, भाई जितनी कॉस्ट एक्सकवेशन की लग रही है उससे दुगनी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की है। 2P की कॉस्ट हो गई 1 किलोमीटर के ट्रांसपोर्टेशन की, और टोटल ट्रांसपोर्टेशन आप 140 का कर रहे हो तो 280P इज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और कॉस्ट ऑफ एक्सकवेशन है 4790.42P। तो आई कैन इजिली से दैट द टोटल कॉस्ट, अगर मैं साइट एक्स को यूज कर रहा हूं मेरे कंस्ट्रक्शन के लिए, तो टोटल कॉस्ट जो मेरे पास निकल के आई दैट इज 4790.42P प्लस 280P, दैट इज प्लस 280, दैट इज 5070P, 5070.42P। इतनी कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी इफ आई एम ब्रिंगिंग द सॉइल फ्रॉम साइट एक्स। अगर मैं साइट एक्स से सॉइल लेके आ रहा हूं तो मुझे टोटल 5070 रुपए 42 पैसे इंटू पी बराबर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ये तो साइट एक्स के लिए किया मैंने। सेम चीज साइट वाई के लिए करेंगे और सेम चीज साइट जेड के लिए करेंगे, और जिस साइट के लिए ये ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम आएगी उस साइट से मिट्टी लाना मेरे लिए इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो जरा देखिए, अब साइट वाई की बात करते हैं। साइट वाई की कहानी जरा एक बार यहां पे देख लेते हैं। साइट वाई 80 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां का वॉइड रेशो 0.7 के बराबर का है। 80 किलोमीटर और 0.7, ये मान लीजिए आपकी साइट वाई, और ये आपकी है कंस्ट्रक्शन साइट। इन दोनों के बीच की दूरी 80 किलोमीटर। ये साइट वाई है, वॉइड रेशियो ऑफ 0.7। ये आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है, हैविंग अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.67। ये तो निकाल चुके हैं ना। वापस से वही काम करिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एट वाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एट कंस्ट्रक्शन साइट। तो ये बन जाएगा ओवरऑल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो इज इक्वल टू ओवरऑल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो Vy मुझे कैलकुलेट करना है, विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 0.7 इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.67। ये बन जाएगा मेरे पास 5000 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 1.67। तो Vy आ गया मेरे पास 5090 मीटर क्यूब का। Vy मेरे पास आ गया 5090 मीटर क्यूब का। तो कॉस्ट निकालते हैं। मैं डायरेक्ट लिखता हूं 5090P बराबर की तो एक्सकवेशन कॉस्ट हो गई, 2P की कॉस्ट 80 किलोमीटर के लिए, तो इट विल बी 5090P
प्लस 160p, तो 5090 प्लस 160 दैट इज 5250p। ये कॉस्ट लगी जब मैं साइट Y से मेरा सॉइल सैंपल लेके आऊंगा। दिस इज फॉर साइट Y। अब यही काम करते हैं साइट Z के लिए। साइट Z की डिटेल देख लें जरा क्या है। तो साइट Z है 100 किलोमीटर की दूरी पर और साइट Z का वॉइड रेशियो है 0.64 और 100 किलोमीटर की दूरी। ये साइट Y, ये मेरी कंस्ट्रक्शन साइट, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। ये साइट Z है, वॉइड रेशियो 0.64। ये मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है, हैविंग अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.67। वही काम करिए। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स एट साइट Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स at the construction site. So Vz upon 1 plus Ez is equal to V construction upon 1 plus E construction. Vz मुझे चाहिए है upon 1 plus 0.64 is equal to 5000 divided by 1 plus 0.67. तो 5000 इंटू 1.64 डिवाइडेड बाय 1.67 इट इज 4910.18 मीटर क्यूब। साइट Z से अगर मैं सॉइल लेके आऊंगा तो मुझे 4910.18 मीटर क्यूब की सॉइल एक्सकवेट करनी पड़ेगी। कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1 मीटर एक्सकवेशन की कॉस्ट अगर P थी तो 4910.18 मीटर क्यूब के एक्सकवेशन की कॉस्ट 4910.18 P के बराबर हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 2P कितने किलोमीटर के लिए? 100 किलोमीटर के लिए। तो ये बन जाएगा 4910 प्लस 200 दैट इज 5110P। दिस इज द टोटल कॉस्ट अगर मैं मेरी सॉइल को ला रहा हूं साइट Z से। दिस इज फॉर साइट Z। तो मेरे पास साइट X, साइट Y और साइट Z से रिलेटेड टोटल खर्चा निकल चुका है। साइट Z से अगर मैं ला रहा हूं सॉइल को तो मेरा टोटल कॉस्ट लग रहा है 5110P। साइट Y से अगर ला रहा हूं तो मुझे कॉस्ट लग रहा है 5250P। और अगर साइट X से ला रहा हूं तो मुझे लग रहा है 5070.42P। 5070.42P। अब आप बताइए इसमें से सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सी है? द मोस्ट इकोनॉमिकल साइट विल बी योर साइट X, क्योंकि सबसे कम पैसा लग रहा है आपको साइट X से सॉइल लाने के लिए। सो इफ यू ब्रिंग द सॉइल फ्रॉम साइट X तो आपको सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था अभी तक का गेट का, जो कि सॉइल मैकेनिक्स में पूछा गया था। करीब करीब इस क्वेश्चन को जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिनिमम 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। 10 से 12 मिनट के समय में आपको मिलेंगे 2 नंबर, और वो 2 नंबर आपको, अगर आपने 10-12 मिनट इन्वेस्ट कर दिए तो ये 2 नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे, और 2 नंबर से रैंक बहुत ऊपर जाती है। भाई एक क्वेश्चन अगर आपने 2 नंबर का सही कर दिया ना तो बहुत ऊपर रैंक चली जाती है उससे। तो ये क्वेश्चन ऑल्दो लेंथी था, मान रहा हूं, लेकिन कंसेप्ट तो वही था। आपने बेसिकली इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे। एक बार साइट X के लिए कैलकुलेशन किया, वही कैलकुलेशन साइट Y के लिए किया, और वही कैलकुलेशन साइट Z के लिए किया। तीनों साइट में से सबसे कम पैसा जिस साइट से लगेगा मुझे मिट्टी लाने का, दैट साइट विल बी दी मोस्ट इकोनॉमिकल साइट टू ब्रिंग द सॉइल अप टू द कंस्ट्रक्शन लेवल या कंस्ट्रक्शन साइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं और लूंगा आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे बेटा आप लोग, उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लीज करिए।
अगले लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट्स और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे हम लोग। थैंक यू।